हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। तो हम पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट चैप्टर 1 का। आज है पार्ट 4। तीन पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 का, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के जैविक संगठक क्या है, अजैविक संगठक क्या है। आज हम देखेंगे ऊर्जा संगठक यानी कि एनर्जी कंपोनेंट्स। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। इसका कार्य धरती की सतह तथा निचले वायुमंडल में ऊष्मा संतुलन को बनाए रखना होता है। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग लघु तरंगों के माध्यम से सूर्य से प्राप्त करती है। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत क्या है? सूर्य ही है। अगर सूर्य का ताप खत्म, अगर वहाँ से किरणें आनी बंद हो गई, समझ लीजिए कि धरती पर जीवन समाप्त। सूर्य से धरती की ओर विकिरण यानी कि फैला हुआ जो भी कुल ऊर्जा है उसका 1/2 अरबवा भाग ही धरती को प्राप्त होता है। देखिए, जितनी भी वहाँ से एनर्जी आती है उसका 1/2 अरबवा भाग ही धरती तक पहुँच पाता है। बाकी का क्या होता है? या तो वो लौट जाता है या फिर अवशोषित हो जाता है वायुमंडल में। वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णन या प्रत्यावर्तन के कारण सौर ऊर्जा का कुछ भाग शून्य में लौट जाता है। वही चीज़ स्पेस में लौट जाता है। कुछ वायुमंडल को भेद के धरती तक पहुँच जाता है, कुछ वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, कुछ वापस चला जाता है। आइए देख लेते हैं प्रकीर्णन क्या है। स्कैटरिंग। प्रकीर्णन का अर्थ है फैलना है। यह एक सामान्य भौतिक प्रक्रिया है। इसमें कोई विकिरण जैसे प्रकाश, एक्स किरण आदि है जिसको हम लोग विकिरण में लेते हैं, इनके माध्यम से किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित किया जाता है। कहने का मतलब यही है कि प्रकीर्णन क्या है? फैलाव है ना, विचलित हो जाना, अपने मार्ग से विचलित हो जाना, यही है प्रकीर्णन। इस प्रकीर्णन की वजह से यानी स्कैटरिंग की वजह से आकाश का नीला रंग दिखाई देता है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो लालिमा होती है वो भी प्रतीत होती है, इसी की वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। अगर ये स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन अगर नहीं होता तो शायद हमारा आकाश नीला नहीं दिखता, और जब सूर्योदय होता तो लालिमा नहीं दिखती, जो लाल लाल कलर में दिखता है वो बिल्कुल नहीं दिखती। देखिए, सबसे अधिक प्रकीर्णन सबसे कम तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ वाले वर्ण का होता है। अतः जब सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण नीले वर्ण को सबसे अधिक प्रकीर्णित करते हैं यानी कि स्कैटरिंग करते हैं। ठीक है, जिसके कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अब देख लेते हैं ये तरंग दैर्ध्य क्या है? वेवलेंथ। किसी माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है माध्यम। किसी माध्यम कोई भी हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, ये क्या है? मीडियम है। और एक शब्द पहले आया था विकिरण, वो भी हम आपको बता देते हैं। विकिरण क्या है? विकिरण है किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचरण यानी कि संचार द्वारा सीधे गर्म होने को हम विकिरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल गर्म हो जाता है। यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऊष्मा बिना किसी माध्यम के शून्य से होकर भी यात्रा कर सकती है। सूर्य से आने वाली किरणें लघु तरंगों वाली होती है, जो वायुमंडल को बिना अधिक गर्म किए हैं उसे पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती है। पृथ्वी पर जो पहुंची हुई किरणें होती है उसका बहुत सा भाग फिर लौट जाता है, वायुमंडल में चला जाता है, जिसको हम लोग भौमिक विकिरण भी कहते हैं। और ये भौमिक विकिरण अधिक लंबी तरंगों वाली किरण होती है जिसे वायुमंडल सुगमता से अवशोषित कर लेता है। यही कारण है कि वायुमंडल सूर्य से आने वाले सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है ना। यहाँ पर आपने समझा कि भौमिक विकिरण
उसे कहते हैं। जो पृथ्वी पर जो किरण आ गई है उसका बहुत सा भाग जब वायुमंडल में चला जाता है, लौट जाता है, तो उसको हम लोग भौमिक विकिरण कहते हैं, है ना। और भौमिक विकिरण चूँकि अधिक लंबी तरंगों वाली किरण होती है, इसलिए वायुमंडल क्या करता है, उसे सुगमता से अवशोषित कर लेता है। ये देख लीजिए वेवलेंथ का है। ये मान लीजिए कोई मीडियम है, तो यहाँ से ये किरण चली, तो ये जो पहला वाला आपका है, ये इसको हम लोग कहेंगे श्रिंग, और जो नीचे वाला ये जब आएगा तो इसको कहेंगे गर्त। फिर जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा श्रिंग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये वेवलेंथ कहलाता है। यही है तरंग दैर्ध्य। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा ही सौर ऊर्जा कहलाती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है। इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहते हैं। आप लोगों ने साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा, लाइट का चैप्टर आपने पढ़ा होगा 6 या 7 क्लास में, 8 में। तो आपने वहाँ देखा होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, तरंग किसे कहते हैं, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। हम लोग यहाँ पर स्पेशली सोलर को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य की बाह्य सतह की अत्यंत ताप दीप्त गैसें नीचे गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। धरती की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर है सौर विकिरण। विकिरण किसे कहते हैं, ये हमने आपको बता ही दिया कि विकिरण किसे कहते हैं। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। तो ये है सौर विकिरण, यानी कि सूर्य की जो किरणें आ रही हैं तो क्या करती हैं, गर्म कर देती हैं, है ना, अपने क्षेत्र को, आसपास के क्षेत्र को। पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौर विकिरण को भूमंडलीय विकिरण यानी ग्लोबल रेडिएशन कहते हैं। ऊर्जा संगठन के अंतर्गत प्रकाश और तापमान को भी शामिल किया जाता है। मतलब एनर्जी कंपोनेंट में लाइट भी आएगा और टेम्परेचर, दोनों को भी शामिल किया जाएगा। आइए देख लेते क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत न हो, यानी जो तरंगें निर्वात में भी संचरित हो सके, उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। निर्वात मतलब कि बिना मीडियम के, विदाउट मीडियम। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से चलती है, जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें फोटॉन की बनी होती है। यह अनुप्रस्थ तरंगें होती है। आपने तरंगों का पढ़ा होगा, तो अगर साइंस में पढ़ा होगा तो तरंग 2 प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग, है ना। तरंगों को डिवाइड किया गया है सॉरी। इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास ऊर्जा एवं संवेग होता है, जिसकी अवधारणा मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। जैसे कि गामा किरणें हो गई, एक्स किरणें हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, यानी कि पराबैंगनी किरणें हो गई। अब देखते हैं लाइट, प्रकाश। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तकनीकी या वैज्ञानिक संदर्भ में किसी भी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का जो मूल कण होता है वो फोटॉन होता है। पृथ्वी पर अवस्थित प्रायः सभी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सौर विकिरण वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले, यानी पृथ्वी की सतह से 43 किलोमीटर ऊपर, 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ऊर्जा निहित रखता है, जिसे हम सौर ऊष्मांक कहते हैं। अब देखिए, सौर स्पेक्ट्रम यानी कि दृश्य प्रकाश एवं लंबी तथा सूक्ष्म तरंग विकिरण से सौर स्पेक्ट्रम निर्मित होता है। जैसे कि अभी समझेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा साइंस में, उसी चीज़ को आज फिर देख लेंगे। सूक्ष्म तरंग विकिरण जैसे कि कॉस्मिक किरणें हो गई, एक्स किरणें हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, ये क्या है, सूक्ष्म तरंग विकिरण है। ये भी समझेंगे आगे। पहले देखते हैं स्पेक्ट्रम। सन 1666 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने
सूर्य की एक श्वेत किरण प्रिज्म से होकर गुजारी तो यह लाल 7 रंगों में बिखर गई, यानी कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी में बिखर गई। न्यूटन ने इस प्रकाश की पट्टी को ही स्पेक्ट्रम कहा। यहाँ देख लीजिए, इसमें ये वाइट लाइट है। क्या हुआ था कि सर आइजैक न्यूटन अपने कमरे में बैठे थे, तो उनके कमरे में एक छेद था, तो उस छेद से लाइट गुजर रही थी, घर के अंदर आ रही थी। तो जब वो लाइट आ रही थी तो वाइट दिख रही थी, लेकिन उन्होंने एक प्रिज्म में भी रखा था, तो उस प्रिज्म से पार होने के बाद पर्दे पर वो 7 रंगों में दिख रही थी। तो ये न्यूटन को लगा कि अरे ये कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने उसको लैब में प्रयोग किया। तो लैब में क्या किया कि वाइट लाइट को गुजारा प्रिज्म के प्रिज्म बीच में रख दिया और लाइट को गुजारा, तो उन्होंने देखा कि प्रिज्म के बाद जो भी लाइटें जा रही थी वो 7 कलर में जा रही थी, विग्योर कलर में, है ना, विग्योर कलर में लाइटें जा रही थी। ये थी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इन्होंने देखा कि प्रिज्म में जो रेड है वो सबसे ऊपर है, यानी कि बहुत कम बेंड हुआ है, बहुत कम झुका है। जो वायलेट किरण थी सबसे ज़्यादा झुक गई थी, है ना। तो जो घर के अंदर लाइट आ रही थी वो भी सेम ऐसा ही था, और लैब में जब इसका इन्होंने प्रयोग किया तो वहाँ भी सेम लाइट ऐसे ही दिखाई दी, एकदम स्प्लिट हो गई। क्रमिक, जैसा क्रमिक घर के अंदर था वैसा ही क्रमिक वहाँ भी था, मतलब रेड ऊपर ही था और वायलेट नीचे ही था। तो इसी को उन्होंने कहा स्पेक्ट्रम, इस प्रकाश की पट्टी को उन्होंने स्पेक्ट्रम कहा। अब देखिए, जो विजिबल लाइट होती है ना, वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक की होती है, जो हम अपने आँखों से देख सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये है आपका ये जो ये वाला दिख रहा है ना, यही है आपका 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, जिसको हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। यहाँ नीचे देख लीजिए, इसी को दूसरे उसमें दिखा दिया है। ये आपका हो जाएगा वायलेट, फिर इंडिगो हो जाएगा, फिर ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ये 7 कलर आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो ये 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में ही है, जिसको हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी आँखों से दिखाई नहीं देती है। इंफ्रारेड भी हम नहीं देख पाते, जिसको हम अवरक्त किरण कहते हैं। ये देख लीजिए, ये कॉस्मिक रेज है, ये बहुत छोटी होती है, 10⁻12 मीटर, है ना। यहाँ तो इससे ये कॉस्मिक रेज हो जाती है। फिर गामा रेज है, ये 1 नैनोमीटर से भी बहुत कम होती है। और एक्स रेज है, ये 1 नैनोमीटर। ये क्या है, इसकी वेवलेंथ है। इन किरणों की क्या है, इन रेज की क्या है, वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ दिखा रहा है। इसको और डिटेल में समझते हैं। सूर्य से हमें कई प्रकार की किरणें प्राप्त होती हैं। ये तो बता ही दिया मैंने, कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें, अल्फा, बीटा, गामा, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड किरणें। लेकिन हम लोगों को सिर्फ विबग्योर ही दिखाई देता है, ठीक है। जो गामा किरण होती है वो 0.01 नैनोमीटर से भी छोटी होती है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते। एक्स किरणें जो होती है वो 0.01 से लेकर के 10 नैनोमीटर तक की उसकी वेवलेंथ होती है। अल्ट्रा वायलेट रेज है, यानी कि पराबैंगनी किरणें, इसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य जो होती है 100 से लेकर के 400 नैनोमीटर तक ही होती है। हमने पीछे पढ़ लिया कि तरंग दैर्ध्य क्या है, वेवलेंथ क्या है, ठीक। विबग्योर ये हमने देख लिया कि 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक ये है, जिसको इन्हीं किरणों को हम देख सकते हैं, वो भी स्प्लिट करके रेड, ब्लू, वायलेट कलर में। नेक्स्ट है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज। ये 700 नैनोमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। माइक्रोवेव किरणें 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक होती है। और रेडियो किरणें होती है, ये 1 मीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। देखिए, इसको आप यहाँ पर मैंने नैनोमीटर में लिखा है, कहीं पर आपको ये एंगस्ट्रॉम में भी लिखा मिलेगा। तो अगर आप नैनोमीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगस्ट्रॉम में आप इसको कर देंगे। जैसे ये 0.01 है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ हो जाएंगी एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। नैनोमीटर में आपका है ही।
पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन 3 प्रकार की होती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो 3 प्रकार की होती है। इसको रेडिएशन भी बोलते हैं, विकिरण भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे वायुमंडल को गर्म कर देती है। अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट ए, 3 है। अल्ट्रावायलेट सी है, इसकी जो वेवलेंथ है 100 से लेकर के 280 नैनोमीटर तक है। अल्ट्रावायलेट बी है, ये भी 280 से लेकर के 320 नैनोमीटर तक है। और जो अल्ट्रावायलेट ए है, इसकी जो वेवलेंथ है 320 से 400 नैनोमीटर तक है। इन तीनों में अल्ट्रावायलेट सी विकिरण बहुत ज़्यादा घातक होती है। कहते हैं ना कि पराबैंगनी किरण से। और कौन बचाता है हम लोगों को इन किरणों से? ओजोन। वायुमंडल में ओजोन की जो परत है इन किरणों से हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से। वो क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है या फिर उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस कर देती है। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट बी भी जीवों के लिए हानिकारक होती है। अब देखते हैं पौधों पर प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तीव्रता और दिन की अवधि बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? पौधों के लिए। अक्षांश तथा दिन के समय के अनुसार प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती रहती है। प्रकाश की प्रखरता एक निश्चित सीमा तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रभाव डालती है। कम प्रकाश की प्रखरता यानी कि स्कैटरिंग प्रकाश संश्लेषण क्रिया गति कम कर देती है तथा अधिक प्रकाश की प्रखरता में अधिक हो जाती है। यदि पौधे निरंतर प्रकाश में रखे जाए तो सोलराइजेशन के कारण पौधे क्या होते हैं? चोटिल हो जाती है। यानी कि आपने देखा होगा, पौधे अगर बहुत देर तक उसको धूप में रख दिया जाए, बहुत ज़्यादा अगर धूप मिल जाए, उसको सूर्य की प्रकाश मिल जाए, तो पौधे मुरझाने लगते हैं। पानी देना होता है उन्हें। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकाश से पौधों में प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि तथा प्रजनन प्रभावित होते हैं। यानी प्रकाश पुष्पन, बीज अंकुरण और पादप वृद्धि आदि क्रियाओं में प्रकाश क्या करता है? बहुत अहम भूमिका निभाता है। बिना प्रकाश के पौधे भी इस धरती पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य खत्म तो सब कुछ खत्म है। अब देख लेते हैं जलीय तंत्र पर प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश की उपलब्धता होने पर ही जलीय तंत्र में अधिकांश जैविक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। समुद्र और झील में पौधे के लिए प्रकाश सदैव एक सीमित कारक होता है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक तथा उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। देखिए, जलीय तंत्र में भी प्रकाश का बहुत अहम रोल है। आपने देखा होगा, चाहे कोई भी जीव हो जो जल में रहते हैं, धरती पर रहते हैं, उनको प्रकाश चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर हम लोग अगर धूप में न जाए तो हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाएगी। फिर बाद में होता है कि आपके अंदर विटामिन की डी कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, फिर गोली खानी पड़ती है दूध के साथ। हाँ, उदाहरण के लिए पादप प्लवक जल की प्रकाशित सतह पर रहते हैं। प्रकाशित जो जल का सतह होता है ना, वहाँ पर धूप लेते रहते हैं, रेज वहाँ जाती रहती है। जबकि नित स्थल जीव झील के तट पर रहते हैं। प्रकाश की भेद्यता के अनुसार झील को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? वेलांचल क्षेत्र, सरोजावी क्षेत्र और गहरा क्षेत्र। वेलांचल क्षेत्र देख लेते हैं। झील के किनारे पर छिछला जल होता है, जहाँ पर अधिकतर जड़युक्त वनस्पतियाँ उग जाती हैं। इसमें प्रकाश छिछले पानी को भेदते हुए जाता है। ये अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं आप तालाब किनारे भी जाएंगे, झील किनारे जाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा छिछला, है ना। आपने देखा होगा कि प्रकाश वहाँ अंदर तक पहुँच रहा है। अगला है सरोजावी क्षेत्र। वेलांचल के आगे का खुला क्षेत्र सरोजावी क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पादप प्लवक प्रचुरता से वृद्धि करते हैं। इस क्षेत्र में प्रकाश 20 से 40 मीटर तक की गहराई में पहुँच सकते हैं। प्रकाश पहुँच सकता है, गहरा क्षेत्र वह अंधकार क्षेत्र जहाँ प्रकाश की पहुँच नहीं होती, उसे गहरा क्षेत्र कहते हैं। झीलों व तालाबों की तलीय मिट्टी नितस्थल क्षेत्र से बनाती है, जो कि नितस्थल सजीव जैसे कि घोंघा हो गया, स्लगो हो गया और सूक्ष्म जीवों का आवास स्थल होता है।